तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, बीच रास्ते में जब मेरी बीवी अचानक ही पानी के लिए तड़पने लगी तो मैंने सबसे पहले गाड़ी में रखी हुई पानी की बोतल उठाई, पर जब वो बोतल खाली निकली तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया। मेरी बीवी की हालत अब लगातार बिगड़ती जा रही थी। मुझे कैसे भी करके पानी का इंतजाम करना था। मैं वो पानी की खाली बोतल लिए फौरन ही गाड़ी से बाहर निकला और आसपास नजरें घुमाई तो उस अंधेरी काली रात में वैसे तो कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, पर मुझे हाईवे से कुछ दूर एक रोशनी दिखी और उस रोशनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई बस्ती है। मैं भी बिना देरी किए उस बस्ती की तरफ दौड़ पड़ा और जब मैं दौड़ता उस बस्ती में पहुंचा तो मैंने पाया कि वो बस्ती तो वीरान है। वहां के सारे घर खाली पड़े थे और जो रोशनी में देखकर आया था वो सरकारी लाइट के खंभे से आ रहे थे, जिसमें अभी भी लाइट की सप्लाई चालू थी। उस बस्ती में किसी को ना पाकर अब मेरी रही से उम्मीद भी टूट गई थी। अभी मैं अपना माथा पकड़े यही सोच रहा था कि पानी का इंतजाम कैसे करूं कि तभी मुझे कुछ आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर ऐसा लगा कि कोई कुएं से पानी की बाल्टी खींच रहा हो। मैं ये सुनते ही उस तरफ दौड़ पड़ा जिस ओर से वो आवाज आ रही थी। फिर जब मैं वहां पहुंचा जिधर से वो आवाज आ रही थी तो मैंने पाया कि सच में वहां पर एक कुआं है, पर उस कुएं के आसपास मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। पर कुएं की मुंडेर गीली थी, साथ ही कुएं के आसपास की जमीन भी गीली थी। मैं फौरन ही उस कुएं से पानी लेने के लिए उस कुएं के पास पहुंचा, पर मैं उस कुएं से पानी निकाल नहीं सकता था। दरअसल वो बाल्टी जिससे रस्सी बंधी थी वो कुएं में ही गिरी पड़ी थी। पता नहीं किस्मत को आज क्या मंजूर था, पानी सामने होते हुए भी मैं पानी नहीं ले सकता था। अभी मैं उस कुएं की मुंडेर पर खड़ा अपनी बदकिस्मती को कोस ही रहा था कि तभी मेरी नजर कुएं के दूसरी तरफ रखी ढेर सारी छोटी छोटी मटकियों पर गया जिसमें पानी भरा हुआ था। उन मटकियों को पानी से भरा देखा तो मैंने तुरंत ही उन मटकियों से अपनी पानी की बोतल भरी और दौड़ पड़ा अपनी बीवी की तरफ। और जब मैं वापस से अपनी बीवी के पास पहुंचा तो वो अभी भी कार के अंदर पानी के लिए छटपटा रही थी। मैंने फौरन ही उसे पानी पिला दिया। वो पानी पीते ही शांत हो गई और उसे शांत होता देखकर मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक है कि तभी किसी ने गाड़ी के दरवाजे पर ठकठकाया और जब मैंने गाड़ी के दरवाजे की तरफ देखा तो गाड़ी के बाहर 3 औरतें नजर आईं जो बहुत ही गुस्से में लग रही थी और मुझे गाड़ी से बाहर आने को बोले जा रही थी। अभी मैं गाड़ी से उतरने ही वाला था कि तभी मेरी नजर उन तीनों के गले में लटके उस माला पर गई जिसमें मोतियों की जगह इंसानी हाथों की उंगलियां गुथी हुई थी। उनकी उंगलियों की माला पर ध्यान जाते ही मैं रुक गया। अभी मैं यही सोच रहा था कि अब इनसे पीछा कैसे छुड़ाऊं कि तभी मेरी बीवी एक बार फिर तड़पने लगी, पर इस बार वो पानी की तड़प नहीं थी बल्कि इस बार वो सांस नहीं ले पा रहे थे और सांस ना ले पाने के कारण मेरी बीवी ने कुछ ही देर में दम तोड़ दिया और मैं लाचार बेबस सिर्फ देखता रह गया। अचानक ही मेरी जिंदगी में ऐसा भूचाल आ गया था कि मेरी जिंदगी एक झटके में तबाह हो गई। मेरे आंसू बहते रहे और मैं अपनी बीवी से लिपटा रोता रहा। फिर इसी बीच जब मेरी नजर गाड़ी के बाहर गई तो वो तीनों औरतें अभी भी गाड़ी के बाहर खड़ी मुझे गाड़ी से बाहर आने को कहे जा रही थी। पता नहीं क्यों मुझे इन तीनों पर एकदम से गुस्सा आ गया और मैं गुस्से से तिल मिलाता हुआ गाड़ी से नीचे उतरा और जैसे मैंने उन औरतों पर चिल्लाना शुरू किया कि वैसे ही मेरा पूरा शरीर अचानक ही जम सा गया। अब मेरे से ना कुछ बोला जा रहा था और ना ही जरा भी हिला डुला जा रहा था। अचानक ही मैं किसी पत्थर की तरह हो गया था और मुझे उस वक्त सिर्फ भारीपन का ही एहसास हो रहा था और इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं अभी भूत बना उन तीनों औरतों को ही देख रहा था कि तभी मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी जो मुझसे कह रही थी कि तूने बिना हमसे पूछे हमारी मटकी का पानी क्यों चुराया। अभी मैं कुछ समझ पाता कि तभी मेरा दम घुटने लगा। मुझे अब यह अंदाजा हो गया था कि मैं अब कल की सुबह नहीं देख पाऊंगा। वैसे भी बीवी को खोने के बाद अब मुझे जीने में कोई दिलचस्पी नहीं बची थी। और फिर जब उन तीनों औरतों में से एक ने कहा कि हमें वो पानी लौटा दो, उस औरत के इतना कहते ही मैंने उस औरत से कहा कि मैंने वो पानी अपनी प्यासी बीवी को पिला दिया और वो पानी पीते ही मर गई। मेरे इतना कहते ही वो तीनों औरतें आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगी और फिर कुछ देर के बाद उन तीनों ने कुछ बोलकर मेरे ऊपर फूंका। उनके फूंकते ही मेरा जमा शरीर अब नॉर्मल हो गया। मेरे नॉर्मल होते उन तीनों में एक औरत ने कहा कि अपनी बीवी को फिर से जिंदा देखना चाहते हो, पर उस औरत की इस बात ने मुझे कुछ पल के लिए एक उम्मीद तो बढ़ा ही दी थी और उसी बढ़ी हुई उम्मीद के चलते मैंने उस औरत से पूछा
क्या सच में तुम मेरी बीवी को जिंदा कर सकती हो? मेरे इस सवाल का जवाब देते हुए उस औरत ने कहा, हाँ बिल्कुल, अगर तुम हमारी बातों पर अमल करोगे तो तुम्हारी बीवी फिर से जिंदा हो सकती है। फिर उस औरत ने मुझे वो तरीका बताते हुए कहा कि तुम्हें अपनी बीवी की लाश को झावनी के जंगल के बीचों बीच बनी पुरानी हवेली के आंगन में गाड़ना है, पर यह ध्यान रहे कि कहीं उस जंगल के मुर्दाखोर जानवर को तुम्हारी बीवी की लाश की गंध ना मिल जाए, नहीं तो वो मुर्दाखोर जानवर तुम्हारे सामने ही तुम्हारी बीवी की लाश के चिथड़े चिथड़े कर देंगे। बीवी की लाश को गाड़ने के बाद मुझे अगली रात तक का इंतजार करना होगा और जैसे रात के गहराते ही तुम्हें फिर से अपनी बीवी की लाश को खोदकर बाहर निकालना है, वो भी सूरज के निकलने से पहले। अगर सूरज निकलने से पहले तुम अपनी बीवी की लाश को खोदकर बाहर नहीं निकाल पाए तो ऐसे में तुम्हें फिर से सूरज ढलने का इंतजार करना होगा और सूरज के छिपते ही फिर से एक बार कोशिश करनी होगी। अगर तुमने 9 रातों के भीतर अपनी बीवी को खोदकर बाहर निकाल लिया तो समझो तुम्हारी बीवी अगले 100 सालों तक नहीं मरेगी। दोस्तों, उन तीनों की बात बड़े ध्यान से सुनने के बाद मैंने एक पल को भी नहीं सोचा कि ये सच बोल रही हैं या फिर ये भी इनकी कोई चाल है, पर मैंने तुरंत ही उनकी बात मान ली और अपनी बीवी की लाश को अपनी बाहों में समेटकर झावनी के उस जंगल की तरफ चल पड़ा जहां पर वो हवेली थी। उस अंधेरी और खामोश रात में मैं अपनी बीवी की लाश लिए अभी उस झावनी के जंगल में दाखिल हुआ था कि तभी मुझे एक पेड़ की डाल पर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। उस पर नजर पड़ते ही मेरे कदम एकदम से रुक गए, मेरे दिल की धड़कनें भी अचानक ही तीव्र हो गईं और जब वो पेड़ की डाली पर बैठा हुआ आदमी जब अचानक ही छू मंतर हो गया तो मेरी सांसें कुछ देर के लिए हलक में अटक गईं। मेरी हालत बीतते वक्त के साथ बद से बदतर होती जा रही थी, पर मैं ये नहीं चाहता था कि डर मेरे पर इस कदर हावी हो जाए कि मैं अपने मकसद से पीछे हट जाऊं। मैंने अपनी बीवी के चेहरे की तरफ देखा और ये कसम खाई, चाहे जो भी हो जाए मैं अपनी बीवी को जिंदा करके ही मानूंगा, भले ही मुझे अपनी मौत से भी क्यों ना लड़ना पड़ जाए। और ये सोचकर मैं आगे बढ़ा। अभी मैं कुछ दूर आया ही था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है, और जब मैंने ये देखने के लिए पीछे पलट कर देखा तो मुझे वही आदमी अपने पीछे नजर आया जो कि कुछ देर पहले पीछे पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। पर इस बार मैं उसे देखकर उतना नहीं डरा और मैं उसे अनदेखा करके फिर से आगे चल पड़ा। हालांकि मुझे अभी भी उसके कदमों की आहट साफ साफ सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि वो मेरे पीछे पीछे ही चला आ रहा था। खैर, मैंने उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया और सीधे उस हवेली की तरफ बढ़ता रहा। और जब मैं उस हवेली के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस हवेली की दीवारों पर हर जगह कीले गड़ी हैं, जिनमें से कुछ रिस भी रहा था। और जब मेरा ध्यान उस हवेली के दरवाजे पर लटके ताले पर गया तो मैं इस सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। मैं पहले ही चलते चलते काफी थक चुका था, जिस वजह से मैंने सबसे पहले अपनी बीवी को नीचे रखा और उस ताले को देखते हुए सोचने लगा कि अब हवेली के अंदर कैसे जाऊं। कि तभी वो आदमी जो मेरे पीछे लगा हुआ था वो उस ताले के पास गया और एक फूंक मारी। उसके ताले पर फूंक मारते ही वो ताला खुल गया। ताले के खुलते ही मैं अपनी बीवी को लेकर उस हवेली में दाखिल हुआ और जैसे मैं अपनी बीवी को लेकर हवेली के आंगन में पहुंचा तो मैंने देखा कि उस हवेली के आंगन में बहुत से गड्ढे हैं। उन गड्ढों को देखकर ये साफ पता पड़ रहा था कि यहाँ पहले भी मेरे जैसे कई लोग आए हैं। मैंने ज़्यादा वक्त गंवाना ठीक नहीं समझा और जब मैंने आसपास नज़र घुमाई तो वहीं पास में एक फावड़ा पड़ा हुआ मुझे दिखाई पड़ा। फावड़े पर नज़र पड़ते ही मैंने अपनी बीवी को नीचे रखा और गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। अभी मैं अपनी बीवी को दफनाने के लिए गड्ढा ही खोद रहा था कि एक बार फिर वही आदमी नजर आया, पर इस बार वो दूर बैठा हुआ था और मुझे वो गड्ढा खोदते हुए एकटक देखे जा रहा था। पता नहीं क्यों अब मुझे उससे डर नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि एक बार मेरा मन हुआ कि उससे पूछ लूं कि वो आखिर है कौन और इस जगह पर क्या कर रहा है। पर मैंने इस ख्याल को ख्याल ही रखा और चुपचाप गड्ढा खोदता रहा। और जब मैंने गड्ढा खोद दिया तो अब बारी थी अपनी बीवी की लाश को गड्ढे में दफन करने की। और जैसे मैंने अपनी बीवी की लाश को उस गड्ढे में डालकर उस पर मिट्टी डालनी शुरू की तो वैसे ही वो आदमी भी मेरा साथ देते हुए गड्ढे में मिट्टी डालने लगा। अपनी बीवी को जमीन में दफन करने के बाद मैं वहीं बगल में ही बैठ गया और अब तक मैं इतना ज्यादा थक चुका था कि मुझे बेहोशी सी होने लगी थी। जहां एक और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाए जा रहा था तो वहीं वो आदमी मेरे को एकटक घूरे जा रहा था। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछता कि मैं एकदम से बेहोश हो गया और जब मेरी आंख खुली तो मैं उस हवेली के किसी कमरे में पड़ा हुआ था। अपने आप को हवेली के उस कमरे में पड़ा देखकर मैं चौंक गया
और जब मैं उस कमरे से बाहर जाने के लिए उठा तो मैंने देखा कि उस कमरे का दरवाजा बंद है। मैंने उस दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश की, पर वो दरवाजा मेरे पूरे जोर लगाने के बाद भी नहीं खुला। और मुझे इस बात का अंदाजा तो हो गया था कि मुझे उसी आदमी ने इस कमरे में बंद किया है, पर क्यों, इसका पता चलना अभी बाकी था। मैंने कुछ देर तक तो उस कमरे से निकलने की कोशिश की, पर जब मुझे एहसास हुआ कि ये नामुमकिन है तो मैंने भी हार मान ली और चुप करके बैठ गया। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और मैं उस कमरे में बैठा छटपटाता रहा। फिर जब सूरज ने आसमान छोड़ा तो मेरी बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मुझे अपनी बीवी को वापस से खोदकर बाहर निकालना था। और जब रात के 12 बजे तो उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। दरवाजे के खुलते मैं उस कमरे से तुरंत बाहर निकला और सीधे पहुंचा हवेली के आंगन में, जहां मेरी बीवी दफन थी। मैंने बिना वक्त जाया किए ज़मीन खोदना शुरू कर दिया जहां मेरी बीवी दफन थी। पर पहली बार इतना खोदने के बाद भी जब मेरी बीवी नहीं मिली तो मैं परेशान हो गया, पर मैंने खुदाई जारी रखी, पर मेरी बीवी नहीं मिली, जबकि मैं गड्ढे को 3-4 गुना ज़्यादा गहरा खोद चुका था। ऐसा लग रहा था कि इस मिट्टी ने मेरी बीवी की लाश को निगल लिया हो। मैं अब तक बहुत ही हताश हो चुका था और मेरे ना चाहते हुए भी मेरे होंठ बिलखने लगे थे। मैं बस रोने ही वाला था कि तभी मुझे किसी ने आवाज़ देते हुए बोला, अभी रुको नहीं, खोदते रहो। ये सुनते ही जब मैंने उस ओर देखा तो मैंने पाया कि वही आदमी सामने खड़ा मुझे खुदाई जारी रखने के लिए कहे जा रहा है। पता नहीं क्यों उसकी इतनी सी बात सुनते ही मुझ में जोश भर आया और मैंने फिर से खोदना शुरू कर दिया। और इस बार मैंने अपनी पूरी जान लगा दी। खोदते खोदते वो गहरी रात कब दिन के उजाले में बदल गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं सूरज निकलने के बाद भी खोदे ही जा रहा था। और फिर जब उस आदमी ने कहा, रुको, अब सुबह हो गई है, और ये कहने पर जब मैंने ध्यान दिया तो मुझे एहसास हुआ कि सच में सुबह हो गई है। अभी मैं गड्ढे से बाहर आया ही था कि वो आदमी बोला, अब तुम चले जाओ, वो नहीं मिलने वाली। उसके इतना कहते ही मैंने कहा, अभी तो पहली रात ही गुजरी है ना, अभी तो 8 रातें और है मेरे पास अपनी बीवी को बचाने के लिए। मेरी ये बात सुनते उस आदमी ने कहा, नहीं, अब कोई मौका नहीं है, जो था वो खत्म हो गया। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, जबकि उन औरतों ने तो मुझे 9 रातों की कही थी। फिर ये मुझे जाने के लिए क्यों कह रहा है? मुझे जानना था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, कौन है ये लोग। फिर जब मैंने उस आदमी से पूछा, पर आप हैं कौन? मेरे इतना कहते उस आदमी ने कहा, मेरे पीछे आओ। उसके इतना कहते ही मैं उसके पीछे चल पड़ा और मैं उसके पीछे चलते चलते हवेली के उस जगह पर पहुंचा जहां बहुत से लोगों की लाशें थी। उन लाशों में एक बात जो थी वो एक जैसी लग रही थी कि उन सभी लाशों के सीने में यानी कि छाती में एक बड़ा सा छेद था। अभी मैं वहां पड़ी ढेर सारी लाशों की तरफ देख ही रहा था कि तभी वो आदमी वहां से आगे चल पड़ा और उसके आगे बढ़ते मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। फिर कुछ आगे जाने के बाद जब वो आदमी रुका तो उसने सामने एक काली दीवार की तरफ इशारा किया और जब मैंने उस काली दीवार की ओर देखा तो मैंने पाया कि वो दीवार किसी दिल की तरह धड़क रहा है। इससे पहले मैं उस आदमी से कुछ पूछता कि उस आदमी ने कहा, ये दीवार जो दिल की तरह धड़क रही है ना, ये असल में वो दरवाजा है जिसे उनके दिलों से बनाया जा रहा है जो इस हवेली के आंगन में दफनाए गए थे। अब तक सैकड़ों मरे हुए लोगों को यहाँ पर दफनाया गया है और वो सारे जिंदा भी हुए, पर वो कभी अपने घर नहीं लौटे। दोस्तों, उस आदमी के इतना कहते ही जब मैंने सवाल करते पूछा, जिंदा होने के बाद वो क्यों घर नहीं लौटते? अभी मैंने ये कहा ही था कि तभी वो आदमी उस दीवार के अंदर चला गया और मैं अपने सवाल के साथ वहीं पर अकेला रह गया। अब मैं इस सोच में था कि उस आदमी की बात मानकर घर चला जाऊं या फिर उन 3 औरतों ने जो कहा ऐसा ही करूं। काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैंने फैसला ले लिया कि मैं जाऊंगा तो अपनी बीवी को साथ ही लेकर। और ये ठान लेने के बाद मैं फिर से सूरज के डूबने और रात होने का इंतज़ार करने लगा। और जैसे रात के 12 बजे मैंने फिर से खोदना शुरू कर दिया। तकरीबन 30 से 40 मिनट के बाद मुझे अंदर से कराहने की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि वो मेरी बीवी की ही कराने की आवाज़ है और ये सोचकर मैंने और तेज़ी से फावड़ा चलाना शुरू कर दिया। और अगले 7 से 8 मिनटों में मैंने आखिरकार अपनी बीवी को खोदकर बाहर निकाल लिया। मैं अपनी बीवी को वापस पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। मेरी बीवी की सांसें लौट आई थी और उसे फिर से सांस लेता देख मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि सच में मेरी बीवी जिंदा है। तभी मैंने अपनी बीवी को आवाज़ देते हुए कहा, उठो रीना, अपनी आंखें खोलो। पर रीना ने आंखें नहीं खोली।
फिर कुछ सोचने के बाद मैंने रीना को अपनी बाहों में उठाया और वहां से उठाकर जैसे मैं हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो वही तीनों औरतें सामने खड़ी नजर आई जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने को कहा था। अभी मैं उन तीनों को ही देख रहा था कि तभी रीना ने अपनी आंखें खोल दी और आंखें खोलते ही रीना ने मेरी गर्दन दबोच ली। इससे पहले मैं रीना से कुछ कह पाता कि उसने मुझे हवा में उठा दिया और मैं सांस लेने के लिए तड़पने लगा। मेरी सांसें बस उखड़ने ही वाली थी कि तभी उन तीनों औरतों में से एक ने रीना की छाती में हाथ घुसाकर उसका दिल बाहर निकाल लिया और उस औरत के ऐसा करते ही रीना वहीं नीचे गिर पड़ी और मैं भी उसकी पकड़ से आजाद हो गया। मैं आजाद तो हो गया था पर रीना की छटपटाती बॉडी को देखकर मेरा कलेजा फट पड़ा था। मैंने सपने में भी इस मंजर की उम्मीद नहीं की थी और मैं रोता बिलखता उठा और रीना की तरफ बढ़ा कि तभी वहां मुर्दाखोर जानवरों का एक झुंड वहां अचानक ही आ धमका और वो सारे जानवर रीना पर झपट पड़े और मैं खुद खड़ा देखता ही रह गया। फिर इसी बीच जब मेरी नज़र उन तीनों औरतों पर पड़ी जो रीना का दिल निकालकर भाग रही थी तो अचानक मुझे गुस्सा आ गया और मैं उन तीनों को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा। अभी मैं उनके पीछे दौड़ ही रहा था कि इसी बीच मेरे पांव लड़खड़ाए और मेरे लड़खड़ाते मैं सर के बल नीचे गिर पड़ा और गिरने के साथ ही मैं बेहोश हो गया। और फिर जब मुझे होश आया तो मैं अपनी गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। अब मुझे ये पता नहीं चला कि मैं केरला हाईवे पर कैसे पहुंचा और ना ही कभी मैंने जाने की कोशिश की क्योंकि मैं रीना को खो चुका था और मेरे लिए भी इस दुनिया में कुछ बचा भी नहीं था। आखिर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हुआ, ये बात मुझे आज भी कचोटती है पर सिवाय दर्द भरी सिसकियों के साथ जीने के अलावा और कुछ नहीं रह गया अब। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।